हेलो एंड फ़खर टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं हमारे इर्द-गिर्द। उसमें से सबसे पहले तो ये है कि यूएनजीए का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एनुअल सेशन चल रहा है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। और वहाँ पर दुनिया भर के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो भी, या उनके डेलीगेशंस जो हैं वो वहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं वो है पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल्लाह काकड़ साहब। और वो 5 रोज के लिए अमेरिका गए हुए हैं। क्या करेंगे क्या नहीं, इस हवाले से बात होगी। और उन्होंने मेन जो मुद्दे बयान किए हैं, उन्होंने नाम लिया है जी कश्मीर इशू के ऊपर बात करेंगे और प्लस अफगानिस्तान। क्या इसके अलावा हमारे और मसले नहीं हैं या क्या वजह है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पड़ोस के मुल्क हिंदुस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। एक तो ये है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खालिस्तान के हवाले से जो सिख कम्युनिटी का एक शुरू है, एक सिलसिला चल रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी टफ टाइम दिया हुआ है कैनेडियन गवर्नमेंट को। जस्टिन ट्रूडो को आड़े हाथों उन्होंने लिया है। सिलसिला क्या है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, पाकिस्तान में रहने वाली जो कम्युनिटीज़, स्पेशली जो हमारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनके हवाले से, जिनको माइनॉरिटीज़ भी कहा जाता है, उनकी ज़िंदगियाँ दिन ब दिन मुश्किल क्यों होती जा रही है, इस हवाले से भी बात होगी। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रही हैं जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, और आरजू काज़मी हमारे साथ है। आरजू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। आरजू, बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले तो बात करेंगे हम, यूनाइटेड नेशन का हर साल सितंबर में एनुअल सेशन चलता है। दुनिया भर के लोग आते हैं जो मेंबर्स होते हैं, और तकरीबन दुनिया के सारे कंट्रीज मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के। ईरान भी आया, एमबीएस के भी बड़े सारे इंटरव्यूज हम देख रहे हैं इसराइल के हवाले से। वो बात करें कि वी आर क्लोजिंग डे बाय डे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है। ईरान के साथ सेटलमेंट हो गई, न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से वो कह रहे हैं कि अगर ईरान हासिल करेगा तो वी विल ट्राई फॉर दैट। लेकिन हमारे जब प्राइम मिनिस्टर गए हैं, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल्लाह काकड़ साहब, वो कह रहे हैं कि जी मैं कश्मीर और अफगानिस्तान के इश्यूज को उठाऊंगा। क्या आपको नजर आ रहा है कि इसके अलावा क्या हमारे मुल्क में और मसले नहीं है या कुछ और? मुझे दिल्ली में मुझे समझ नहीं, जब से मैं ये एजेंडा सुन रहा हूँ तो मैं हैरान भी हूँ, साथ में परेशान भी हूँ। लेकिन खैर एनीवे, मतलब आई वांट, मतलब योर टेक कि आप क्या कह रहे हैं इसके हवाले से। देखिए, सबसे पहले तो दोबारा बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। और दूसरा ये कि बहुत सी बड़ी कंट्रीज़, जिनमें भारत भी शामिल है, और कई दूसरी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो नहीं गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में इस बार। लेकिन पाकिस्तान के गए हैं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, या आपने भी हो सकता है देखा हो, कि जब लास्ट टाइम इमरान खान गए थे और काकड़ साहब सिर्फ गेस्ट जो गैलरी है वहां तक पहुंच पाए थे, तो वहां से उन्होंने अपनी सेल्फी लेके लगाई थी, जिसका एक बड़ा तमाशा बन रहा है। और लोगों को ये बताया जा रहा है जैसे वो सेल्फी अभी की है, लेकिन उस वक्त की है जब वो इमरान खान के साथ गए थे। तो सोचें, जो आदमी बिल्कुल। अपनी उस गैलरी में बैठ के सेल्फी लेकर इस कदर खुश दिखाई दे रहा है कि उसने अपनी वो सेल्फी तक बना के लगा दी, तो उनको तो अगर वहां पे खिताब करने को मिल जाए, बात करने को मिल जाए, तो उनकी क्या हालत होगी। यकीनन वो उल्टी कलाबाजियां खा रहे होंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई नई बात वो नहीं करने जा रहे। पाकिस्तान से चाहे कोई भी जाए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी फॉरेन मिनिस्टर हो, कोई सा भी, किसी को भी देख लीजिए जो यूनाइटेड नेशन में जाके बात करने का मौका मिलता है, ना ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, पाकिस्तान को इकोनॉमी के लिए जो है लोग मदद करें, और कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें। या फिर मैं पैसे मांगने की बात नहीं कर रही, मैं वो कह रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये वहाँ पे बताएं, ये बताएं कि पाकिस्तान में हमें इन्वायरमेंट जो है उसका मसला है, पाकिस्तान में क्लाइमेट हमें चेंज। बिल्कुल क्लाइमेट चेंज, और उसके अलावा पाकिस्तान में जो है वो हमें फूड क्राइसिस है, शॉर्टेज ऑफ फूड है, बिल्कुल। लोग परेशान है, लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इनके अपने घर भरे हुए हैं तो इनको एहसास नहीं है। हम एजुकेशन के ऊपर कोई बात नहीं करते, हम कोई इस तरह की बात नहीं करते जिससे साइंस लोग एंड टेक्नोलॉजी हमारी की नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी जो है वो कंट्री में अट्रैक्ट हों या यहाँ पर आए।
लेकिन सिर्फ कश्मीर कश्मीर इस बार खैर उन्होंने अफगानिस्तान का भी नाम ले लिया है, उन्होंने कहा कि जी उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान या टीटीपी की बात तो मेरे ख्याल है बराए नाम ही होगी, बाकी तो वही हमेशा की तरह कश्मीर कश्मीर करके आ जाएंगे जो हमारा हर प्राइम मिनिस्टर करता है, और फिर आके वही बात होगी कि जी हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हुए, कश्मीरी हाथ जोड़े भाई हमारे पीछे छोड़ो, बस कर दो हमारे साथ खड़े लेकिन होना। कश्मीरी भी लेकिन उसके साथ खड़े हैं। कश्मीरी तो मेरा ख्याल है ना खड़े हैं ना बैठे हैं, वो तो इनकी तरफ देख ही नहीं रहे। और जो कश्मीर हमने रखा हुआ है, या हमने जैसे कि भारत के लोग कहते हैं हमने कब्जा कर रखा है, तो वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बेचारे अपने गले फाड़ फाड़ के बता रहे हैं कि उनके पास किस किस चीज की कमी है, वो कितने परेशान है, उनकी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा, और ना ही उनके कोई इश्यूज सॉल्व करने की बात की जा रही है। लेकिन हाँ, यूनाइटेड नेशन में जाके इनको ये जरूर बताना होगा कि कश्मीर जो भारत का हिस्सा है वहां पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो ये वही पुराना दुराना राग अलापेंगे जो हर प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ का जाके और यूनाइटेड नेशन में जो बात करता है। अच्छा आरजू, ये सिलसिला मतलब कहते हैं ना, ये सिलसिला बड़ा पुराना है। वैसे तो गाना कुछ और है, लेकिन हम देखते हैं शहबाज शरीफ साहब हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पिछले साल उनको लास्ट ईयर उनको मौका मिला था। उससे पहले इमरान खान साहब को तकरीबन 2 दफा जाने का मौका मिला। लेकिन एजेंडा वही है और वही का वही है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये वहां पे तकरीर में उसका जिक्र करके क्या कुछ बेनिफिट हमें मिल रहा है इस चीज से? क्या हम वहां जिक्र कर, मैं ये नहीं कहता ठीक है पाकिस्तान का अपनी एक पॉलिसी होगी, वो मेरे और आपके कहने से ना चेंज होती है और ना कोई उसमें तब्दीली आनी है, लेकिन फिर भी एज ए जर्नलिस्ट हमारा सवाल है कि क्या कोई बेनिफिट हम ले रहे हैं इन चीजों से? असल में हमें फखर कुएं के मेंढक, और हम उसी कुएं में रहना चाहते हैं, हम बाहर नहीं निकलना चाहते। बाहर जी। निकलेंगे तो हमें दिखेगा कि दुनिया बदल चुकी है, और हर चीज जो है वो चेंज हो गई है, चाहे वो भारत हो चाहे वो अफगानिस्तान हो। आप हर तरफ देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ गए हैं, और लोग और तरह से अब जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सी अचीवमेंट्स जो हैं वो अफगानिस्तान ने भी कुछ ली हैं, और कुछ बिल्कुल। भारत ने तो खैर बेशुमार लिए हैं, लेकिन हम अपने उसी जो कुएं हैं उसके अंदर मेंढक की तरह बैठे हुए, और यही फुदक फुदक के सोच रहे हैं कि बस कश्मीर का इशू हम उठा दें, बाकी काम अपने आप हो जाएगा, और उसके बाद हमें जो है वो लोग जाहिर हमारे साथ, जो हमारी पब्लिक है वो हमारे साथ हो जाएगी कि हाँ जी हाँ, कश्मीर के लोगों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। जबकि अब हुआ ये है कि कश्मीर के बारे में बहुत सी चीजें लोगों को पता लग गई हैं, उन्हें मालूम है कि इतना कोई जुल्म हो भी नहीं रहा, और ना ही कोई इतनी परेशानी है। वहां तो डेवलपमेंट हो रही है, वहां तो सऊदी अरब जा रहा है, यूएई जा रहा है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यानी अब आप ये सोचें कि जिस कश्मीर के ऊपर इनका ख्याल होगा कि शायद हम सऊदी अरब से कहलवाएंगे या किसी और गल्फ कंट्री से कहलाएंगे, जब वो वहां इन्वेस्टमेंट कर देंगे उसके बाद ये चूम ही नहीं कर पाएंगे। इनके लिए होना तो ये चाहिए था कि जितना इनका बजट है, वैसे तो कोई बजट है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत बजट है उससे इनको कश्मीर जो हमारी साइड पे जो हिस्सा है उसका, आजाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वहां पे कोई डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं वो भी देखें कि जी हम भी कुछ काम कर रहे हैं, उनको उनका राइट दे रहे हैं, उनको कुछ फैसिलिटीज दे रहे हैं। मगर ऐसा नहीं हो रहा, और उसके जवाब में जो हम बहुत दिन तक इनकार करते रहे, और खैर एक ये भी है कि कुछ प्रोटेस्ट ऐसे भी हो रहे हैं जो बिजली के बिल के खिलाफ या महंगाई के बिल्कुल। खिलाफ है, लेकिन जी। यकीनन कुछ ना कुछ लोग ऐसे भी निकल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, लेकिन इसके जवाब में बजाय उनको कोई फैसिलिटी देने के या उनको मनाने के कि जी आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, तमाशा एक लगा के रखा है। और अब यही तमाशा लेकर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है काकड़ साहब, वो जी यूनाइटेड नेशन में आज उनका एड्रेस है, और यकीनन पता नहीं कितने दिनों से उनका सूट तैयार हो रहा होगा, कौन सी टाई लगानी है, कौन सा रुमाल लगाना है, क्या वो बोलेंगे, और बोलना भी क्या है, बस वही जो पुराने लोग बोल गए हैं वही सुन के कश्मीर कश्मीर करके आएंगे। और ये लोग सिर्फ ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास नहीं है फकर, ये हर उस जगह को जाया कर देते हैं जाकर जहां पर ये पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, जहां पर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान को किसी तरीके से ट्रेड पाकिस्तान में हो, ताकि बिल्कुल। अपने पाँव पे खड़े हों, ये भीख मांगना बंद करें। ये हर जगह जाके, ये बात सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन की नहीं है, ये किसी जगह भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं, ये जाकर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर कश्मीर करते हैं। भारत, मुझे आप एक बार बता दीजिए कि ये झगड़ा हमारा भारत से कितना पुराना चलता चला आ रहा है। कोई एक जगह बता दें जहां उनके प्राइम मिनिस्टर गए हो, फॉरेन मिनिस्टर गए हो,
मोदी जी गए हो या मोदी जी से पहले वाले प्राइम मिनिस्टर्स गए हो और उन्होंने जाके कश्मीर कश्मीर किया हो, वो लोग वहां जाके भारत की बात करते हैं, बताते हैं भारत में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या होनी है और क्या होनी चाहिए। वो अपने मुल्क को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया और हम इधर ही रह गए। और अब तो हाल ये हो गया है कि अब कश्मीर के लोग जो है इनकी शक्लें देखना नहीं चाहते, लेकिन इनके पास कोई और चूरन है नहीं, तो इनको जो कुछ कहा है एस्टेब्लिशमेंट ने, ये जाकर वही राग अलापेंगे। अच्छा, ये वाली चीज़ तो है। 2 मुद्दे और भी हैं। जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है और जिसमें वो ज़िक्र कर रहे हैं इज़राइल का। उससे भी हमारा डायरेक्टली तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा ताल्लुक है, इसलिए मैंने उनका इंटरव्यू जब देखा और उनकी क्लिप्स मैंने बल्कि ट्विटर पे शेयर भी किए। वो ये है कि वो तो क्लोज़ हो रहे हैं और उन्हीं की वजह से हमारी इज़राइल के साथ नहीं लगती या हमारी दुश्मनी चलती आ रही है या जो भी आप कह दें। लेकिन अब वो दुबई वगैरह ने अपनी सेटलमेंट कर दी है। टर्की के प्राइम मिनिस्टर ने उनसे मुलाकात भी, तैयब एर्दोगान और नेतन्याहू के बीच में मुलाकात हुई है न्यूयॉर्क में। और मोहम्मद बिन सलमान का ये बयान कि भई हम करीब से करीब तर हो रहे हैं। मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, छोटी चीज़ नहीं है। हालाँकि पस पर्दा चीज़ें बहुत पहले हो चुकी हैं, लेकिन अब ओपनली वो कह रहे हैं कि भई हम, और हो सकता है कि साल 1 में या 2 में हमें ये नज़र आए कि रियाद में और तेल अवीव में हमें एक-दूसरे की एम्बेसीज़ नज़र आएँ। हम कहाँ पे फिर खड़े होंगे ऐसी सिचुएशन में? कहीं भी नहीं, हमारा यही हाल है और इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। हालाँकि होना तो ये चाहिए कि बिल्कुल जैसे केम्बियस ने कहा है उसी तरीके से पाकिस्तान को भी इज़राइल को तस्लीम करना चाहिए और उनके साथ जो दुश्मनी बिला वजह की हमने एक पाल रखी है, वो ख़त्म करनी चाहिए। और इज़राइल के साथ हमें बातचीत शुरू करनी चाहिए, अपनी एम्बेसी वहाँ खोलनी चाहिए और हमारे पासपोर्ट पे जो लिखा हुआ है कि हम इज़राइल नहीं जा सकते, और बहुत से लोग जिसमें अहमद कुरैशी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके पीछे ये लोग पड़ गए थे, लोग हाथ धो के पड़ गए, उनके पीछे पूरा नहा धो के पड़ गए थे बेचारे के। उनको हाँ, पीटीवी से बिल्कुल। भी निकलवा दिया और क्या कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए और अगर मेरा बस चले तो मैं तो सबसे पहला विज़िट अगर करूँ, तो इज़राइल का ही करूँ और दूसरा तो ख़ैर भारत का भी कर लूँगी, लेकिन ये कि सबसे पहले इज़राइल मुझे तो नहीं, बहुत पसंद भारत है। से तो हमारा आना-जाना मना नहीं है ना, ना पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, ना कुछ ऐसी चीज़ें। ठीक अच्छा, है, बीच मज़े में से की अप एंड बात, डाउन है। हाँ, मज़े की बात, भारत वो कंट्री है जिसके साथ हमारी कई जंगें हो चुकी हैं, हर वक़्त 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन बिल्कुल। उनके साथ हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और इज़राइल वाले वो बेचारे जिनके साथ ना कोई लेना, ना देना, ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना ना कोई जंग, ना बॉर्डर। कुछ, ना बॉर्डर, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद हमने एक बिला वजह का पंगा लेके रखा हुआ है। वैसे हमारे अगर हम लिस्ट बनाने बैठे तो शायद बहुत ही कम कोई कंट्रीज़ ऐसी हमें मिलेंगी जिसके साथ पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे हों। ज़्यादातर के साथ तो हमने खराब ही करके रखे हुए हैं, चाहे वो उनका बॉर्डर लगता हो, चाहे बॉर्डर ना बिल्कुल, लगता हो। हर कुछ दिन बिल्कुल। में हम किसी ना किसी यूरोपियन कंट्री के एम्बेसडर को निकल जाने का कह रहे होते हैं। एक तो मुश्किलों से हाथ-पाँव जोड़ के उनको लेकर आते हैं। अक्सर जो एम्बेसीज़ है उनके अंदर उनके एम्बेसडर्स हैं ही नहीं। कोई और ही मतलब एज़ अ एक्टिंग एम्बेसडर या इस तरह से होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो आना पसंद ही नहीं करते। आपने देखा है कि यहाँ पे जो कुछ हाल किया जाता है फॉरेनर्स का, अभी आपने वो चर्सी टिक्का वाले को ही देखा होगा। पेशावर, वो निसार खान बेचारे साहब। पता नहीं कहाँ से वो घूम फिर के वो फॉरेनर लेडीज आ गई और उनको जो है किस तरीके से वो बेहुदा तरीके से, बहुत ही वल्गर तरीके से उनको छेड़ा है वो चर्सी टिक्का वाला जो है। पहले तो खैर उसका नाम ही मुझे अजीब लगता है, चर्सी टिक्का, लेकिन उसके बाद वो हरकतें कर रहे हैं तो फिर हमारे तो वैसे ही लोग नहीं आते। वरना तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें यूएई भी शामिल है और इंडिया भी शामिल है, जो कि टूरिज्म के ज़रिए बहुत कुछ कमा लेते हैं। बिल्कुल। लोग इतना आते हैं, उनके आते हुए टर्की बहुत लोगों ज़्यादा को डर पैसा कमाता है। लोगों को डर नहीं लगता उनके यहाँ जाते हुए कि पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल, इवन हम लोग भी अगर दुबई वगैरह जाएँ तो हम बहुत सेफ बिल्कुल। फ़ील करते हैं अपने आप को। हम रात एग्ज़ैक्टली, को निकल जाएँ, दिन में चले जाएँ, बल्कि लास्ट ईयर तो आप भी थे, आपको याद होगा कि जो बिल्कुल, न्यू ईयर पे हम लोग गए थे, गरीदा भी थी बिल्कुल। हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, गरीदा एग्ज़ैक्टली, फारूकी भी थी और बिल्कुल, कई लोग। तो हम लोग रात के 2-2 बजे अपने होटल से वापस आ रहे थे और हमें कहीं बिल्कुल। आते हुए उस रोड पे ये नहीं लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कोई बैग छीन के भाग जाए या कोई कोई इस किस्म की मोबाइल चीज़ छीन हो जाए। लेगा। हाँ, बिल्कुल सिक्योर था। बस ये यस, था बस इतना चला नहीं जा रहा था, बाकी ख़ैर थी। क्योंकि वो हमें गाड़ी नहीं मिल रही थी और चल-चल के जो बेड़ा गर्क हो गया था। लेकिन ये कि इस किस्म की कोई फ़ीलिंग नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल। में आप चाहे एब्सोल्युटली। फ़ॉरेनर ना भी हो, आजकल तो हाल ये हो गया है कि लोग मोबाइल लेके अपने घर के बाहर भी वॉक नहीं कर सकते, कि अक्सर ही न्यूज़ आती रहती है। हमारे दोस्त एज़ाज़ और उमर दोनों, वो दोनों के मोबाइल छीने जा चुके हैं। उनके ऑफ़िस के पास ही अभी दोनों बड़े रिसेंट होशियारियाँ पास्ट मारे की थे। बात है, 2 महीने पहले। हाँ, बिल्कुल।
और बिल्कुल नया आईफ़ोन 14 था उमर चीमा साहब के पास, तो वो भी चला गया। तो एजाज का तो खैर शायद पुराना फ़ोन था, तो एजाज को इतना दुख नहीं मुझे लगा कि है, लेकिन बाकी उमर साहब काफ़ी दिन तक उनकी आवाज़ ही निकली। तो वो हमारे यहाँ तो ये हाल है। अब तो मैं भी जाती हूँ तो अपना फ़ोन ऐसे पकड़ के जाती हूँ कि यार कोई ऐसा-वैसा ना हो जाए। तो अच्छा। यहाँ पे वो हाल है। तो ज़ाहिर है आपने ना सिक्योरिटी दी है, ना कुछ दी है। आप ये तो कह नहीं सकते जाकर यूनाइटेड नेशन में कि नहीं आइए, आइए। वैसे हमारे जो आजकल फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, जिलानी जलील साहब। अब्बास, जिलानी साहब, हाँ जी, जिलानी। उन्होंने ज़रूर कहा है कि जी पाकिस्तान आइए, पाकिस्तान हर एक को आना चाहिए। हम लोग जो है हर रिलीजन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उसके ऊपर फॉरेनर्स तो क्या पाकिस्तानी भी हँस-हँस के पागल हो गए होंगे कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, कि हमारे यहाँ नहीं, दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट होती है। रिस्पेक्ट तो इतनी है आरज़ू, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, रिस्पेक्ट तो इतनी हुँ। है कि अभी रिसेंटली अहमदिया कम्युनिटी की एक लड़की को कब्र से निकाला गया और कहा गया कि इनकी वजह से हमारे कब्रों पे अज़ाब आ रहा है। मतलब आई एम सॉरी टू से, लेकिन हम मतलब इतना गिर सकते हैं। मैं वैसे तो ख़ैर हमारी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम इतना गिर सकते हैं कि हमने किसी फीमेल को कब्र से इस वजह से निकाला। हालाँकि पता नहीं रिलिजन में तो शायद कुछ और ही लिखा हुआ है, लेकिन ये बकवासें तो इस तरह की लोगों की देख के और फिर हम कहते हैं हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैं तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है, और शायद अफ़सोस भी छोटा वर्ड है कि किस किस्म की घटिया हरकतें यहाँ पर होती बिल्कुल। हैं पाकिस्तान में। और मुझे बड़ी गालियाँ पड़ती हैं कि जी तुमने जो है वो ट्वीट लगा दी, कि वो जी वाट लगा दी दादाजी। तो बिल्कुल मैंने लगाई वो ट्वीट, और मुझे जब ये इस किस्म की न्यूज़ सुनती हूँ मैं, जो अहमदिया लड़की जो थी उसकी कब्र में से उसको निकाला और किस किस्म की हरकतें करते हैं, तो मुझे वाक़ई में अफ़सोस होता है कि आखिर क्यों मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि उन्हें अपनी जो अपनी कंट्री है उसको छोड़ के यहाँ पर आ जाना चाहिए था। यहाँ तो किसी का कुछ नहीं। और आप जानते हैं, मैंने 1-2 दिन पहले आपको भी शायद मैंने शेयर किया था कि किस तरह से मुझे एक अननोन नंबर से कॉल करके और जी। बुरा-भला कहा जा रहा जी, था जी, बिल्कुल, कि जी बिल्कुल। हाँ, आप तो जो है वो इंडिया से पैसे लेती हैं, तो आप तो ये करती हैं करके। तो इस किस्म की सोच के लोग हैं। तो मुझे तो अगर कभी किसी ने अटैक किया या किसी ने मार डाला, तो मेरा ख्याल है मेरी फैमिली को तो कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का माहौल है। यहाँ पे आप कब तक जिंदा है? जब तक आप रोज दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आप अभी तक हैं। जिस दिन आप बिल्कुल, दिखाई देना बंद हो बिल्कुल जाए, तो ठीक कह रहे हैं। समझेंगे जी कहानी खत्म हो गई है। तो यहाँ पे तो किसी की जान महफूज नहीं है पाकिस्तान में। और हमने बड़ा वो कर रखा है कि जी यूनाइटेड नेशन में जाके हम कश्मीर का कर रहे हैं, कश्मीर में लोगों की जान खतरे में, और यहाँ पाकिस्तान में हम बड़े महफूज घूम रहे हैं जैसे। और बिल्कुल, वहाँ के अगर सही कह रहे हैं। कश्मीर के लोगों से पूछें तो वो बिल्कुल उलट जवाब देते हैं। लेकिन हमें भी तो चूरन बेचना है ना, तो हम यूनाइटेड नेशन में जाके बस यही बात करते हैं। वरना असल में अगर किसी को पाकिस्तान से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो, किसी प्राइम मिनिस्टर को, तो वो जाके, जैसे मैंने कहा, कि वो डेवलपमेंट की बात करे, वो बिल्कुल, ये कहे जी इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेड खोलिए। एग्ज़ैक्टली, कोई एजुकेशन। ये बात करे कि जी कोई बीच में पड़ के भारत से बात करा दे कि हम ट्रेड कर सकें, बजाय पूरी दुनिया से चक्कर काट के भारत का सामान यहाँ आता है, उसके बजाय वाघा बिल्कुल, बॉर्डर से आ जाए, पैसे कम लगें। तो लेकिन ये कि हमें आदत पड़ चुकी है इस किस्म की दुश्मनियाँ पालने की, और उसके एग्ज़ैक्टली। बाद उसके ऊपर अपनी सियासत और अपना बिज़नेस करने की। अब ऐसे ही तो नहीं ना, आप जानते हैं कि ब्रेड से लेके और पैम्पर तक और मटर तक छील रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उसके पीछे यही सब कुछ है। वरना तो अगर कोई कंट्री का सोचता तो ये हरकतें ना होती। इसमें कोई डाउट नहीं है आरज़ू। दूसरी बात, अभी इस वक़्त जो सिचुएशन चल रही है इंडिया हुँ। और कनाडा के दरमियान, उसमें भी पाकिस्तान कह रहा है कि भई हम तो पहले भी कहते थे। तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने भी एक लंबी छलांग मारी है। अब पता नहीं वो गिर के अपने पाँव तुड़वाते हैं या क्या होता है, अब हमें नहीं पता, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने कहा है, अब अपने हिसाब से क्या होगा, जिसे कहते हैं कि अपना हालात देख के क्या होगा हमें नहीं पता। क्योंकि जी20, जब ये अभी जी20 रिसेंटली हुआ है, इंडिया होस्ट कर रहा है इस साल को, हुँ। तो उसमें तो बड़ी सारी चीज़ें दुनिया के सामने क्लियर हो गई है। हिंदुस्तान के हवाले से कि भाई अ, वही कुछ लोग कहते हैं ना, उस दिन मुझे कोई बता रहा था कि भाई ये नरेंद्र मोदी साहब का हिंदुस्तान है, ये वो वाला हिंदुस्तान नहीं है जो आप सोचते रहते थे पहले, 20-25-30 साल पुराना, मतलब चुप करके सह लेता था चीज़ों को। कहते हैं आप करेंगे तो टेट फॉर टेट आपको मिलेगा, आप अगर एक मारेंगे तो हम आपको 3 मारेंगे। तो क्या देख रही हैं इस तरह के इश्यूज़ को? एक डिस्प्यूट है, मैं ये नहीं कहूँगा वो 2 नेशंस के दरमियान है, 2 कंट्रीज़ के दरमियान है, लेकिन है ज़रूर।
बिल्कुल मैं भी एग्री करती हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान है, और मोदी जी ने 9 साल में बहुत अचीवमेंट्स जो है वो किए हैं, चाहे वो चंद्रयान 3 हो जाए, चाहे वो आप देख लीजिए जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, उसके बाद जो इकोनॉमी। गल्फ गल्फ कंट्रीज हैं, बिल्कुल इकोनॉमी जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अवार्ड्स दे रही हैं। उससे पहले गल्फ कंट्रीज ने बिल्कुल, कौन से हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से किसी वेलकम को नहीं, किया है या अवार्ड्स किसी दिए को नहीं। हैं? या उससे पहले कब G20 या SCO या ब्रिक्स और इस किस्म की चीजों में, इस किस्म के समिट्स जो है उसमें भारत ने बहुत स्ट्रांगली जो है अपने आप को दिखाया हो? तो जाहिर है इकोनॉमी को भी उन्होंने जो है, मैं ये नहीं कह रही कि उनसे पहले की गवर्नमेंट्स कुछ नहीं करती थी, यकीनन वो भी काम करती थी और उसी को लेकर आगे चले। सबसे अच्छी बात हुँ, यही है भारत की कि हमारे यहाँ जैसे होता है ना कि एक गवर्नमेंट आती है तो पिछली गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर देती है, भारत में ऐसा नहीं होता। वो लोग उस प्रोजेक्ट्स को लेके आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो बिल्कुल मैं तो कहती हूँ कि मोदी जी का हिंदुस्तान है और हमें बिल्कुल कुछ सीखना चाहिए, हर हर लिहाज से हमें जो है वो देखना चाहिए कि क्या किस तरीके से वो कर रहे हैं। बाकी जैसे आपने बात की कनाडा जी। की, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे बहुत बड़ी बोंगी मार दी है। वैसे वो हैंडसम बहुत है, तो मुझे थोड़ा की बुराई करते हुए थोड़ी मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि बड़े हैंडसम है। जब आए थे, जब एज अ प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन किया था, तब भी सब लोग बड़ी तारीफ करते, शक्ल भी हाँ, बड़ी बिल्कुल। प्यारी है और बिल्कुल आ, सही कह रही हैं। और बड़े गुड लुकिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ भी वो हम लोग गुड लुकिंग और ऐसे प्राइम मिनिस्टर बड़े पसंद करते हैं ना। इमरान खान भी इसी वजह से बिल्कुल, एकदम से। बिल्कुल। और लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों हैंडसम है, दोनों गुड लुकिंग है, इमरान खान भी और ये जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है वो भी, और दोनों बोंगियां मारते हैं जब बात करेंगे उल्टी का। तो एक तरफ तो इन्होंने जी खामाखाई में कह दिया, वो देखो जी हमारे यहाँ जो है वो हमारे सिटीजन को मार दिया। अच्छा, आपके सिटीजन को मार दिया तो भाई आप देखिए ना आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही है। मतलब उसके ऊपर जाकर आप किसी कंट्री पे इल्जाम लगा देंगे कि जी उन्होंने ऐसा किया है, अपनी सिक्योरिटी को क्यों नहीं देख रहे? और उस वक्त कहाँ थे जब हुँ। करीमा बलोच का कत्ल हुआ था? वो भी तो कैनेडियन सिटीजन थी। तो उसके ऊपर भी फिर इनको निकल कर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये निकल कर आए हैं खालिस्तान वालों के लिए और हमेशा से सपोर्ट करते रहे। इनको मैंने एक बार नहीं कई बार देखा है कि ये खालिस्तान मूवमेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं। खैर इनकी अपनी चॉइस है, अपना माइंड है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर ली है, इसलिए कि भारत जो है इनको बड़ा टफ कंपटीशन देगा, बहुत सख्त जवाब इनको मिलेगा। और अभी आप जानते हैं कि वीजा सर्विसेज जो है वो भी बंद हो बिल्कुल, गई हैं, और बिल्कुल। इसके साथ साथ कई कंट्रीज जो है वो इस वक्त भारत के साथ खड़ी हो जाएंगी जब ये प्रूफ नहीं देख पाएंगे, इसलिए कि इन्होंने कहा है कि ये प्रूफ है, लेकिन अभी तक दिया नहीं है इन्होंने कुछ। ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। और इस दौरान बयानात तक, याद तक। एक मर्डर और हो गया दूसरे दिन हाँ, इनके बिल्कुल। यहाँ, जब हाँ, इन्होंने बिल्कुल। स्टेटमेंट दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी अपनी सिक्योरिटी खराब है। और दूसरा ये ट्रूडो जो है ये कोई खास फेमस भी नहीं है एज अ प्राइम मिनिस्टर। मैंने ये भी सुना है कि ये एज अ प्राइम मिनिस्टर इनकी बहुत ज्यादा व्यूवरशिप या समझे इनके बहुत ज्यादा फॉलोइंगशिप फैंस नहीं नहीं, है। फॉलोइंग फॉलोअर्स नहीं है इनके बहुत ज्यादा, सॉरी, फॉलोअर्स इनके बहुत ज्यादा नहीं है। और इसलिए इनको आगे इलेक्शन में जो है मुश्किल भी होगी। अब हो सकता है कोई इस किस्म की बोंगी मार के ये चाह रहे हो कि कुछ इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ जाएं या कुछ इनको इलेक्शन में सपोर्ट हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इनको जो है वो जो बख्शी सर कहते हैं ना, लेने के देने पड़ जाए, तो वो मेरे ख्याल है इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अमेरिका ने भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और दूसरी कंट्रीज भी कह रही हैं, और जब यूनाइटेड किंगडम इन्वेस्टिगेशन ने। होगी, बिल्कुल, और जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें से निकलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रूफ तो इनके पास कोई है नहीं, तो वैसे ही जैसे बैठे बैठे किसी पे भी इल्जाम लगा दें। मगर हुँ। ये जरूर है कि इन्होंने ताल्लुकात खराब कर लिए हैं भारत के काफ़ी, साथ, काफी काफ़ी हद तक। ज्यादा। और उसको दोबारा वो रिपेयर तो हो जाएंगे, लेकिन पहले वाली बात नहीं आएगी। इसलिए कि इतना ज्यादा जब आप क्रैक डाल देते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो किसी बिल्कुल, इंसान के साथ हो, चाहे किसी बिल्कुल। कंट्री के साथ हो, इसलिए बहुत बार ऐसा कहते हैं ना, अगर किसी के साथ शिकायत है या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब मैं अपना तो ये कि मैं चुप कर जाती हूँ, अगले को मैं कहती हूँ ठीक है ठीक है ठीक है, ताकि जब वो टाइम निकल जाता है तो इंसान खुद ब खुद वापस आता है और उसको रियलाइज होता है कि कुछ गलत हो गया था। लेकिन ऐसे नहीं कि आप किसी के ऊपर गलत एलिगेशन लगा दें और उसके बाद चिल्लाना शुरू कर दें खड़े होकर पूरी दुनिया के आगे। तो जाहिर है कि कंट्री और कंट्री टू कंट्री में ये तो फर्क होता है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत के साथ दोबारा इनके उसी तरह के टर्म्स हो पाएंगे जो कि पहले थे। वैसे पहले भी कोई खास अच्छे नहीं थे, मैंने सुना है कि जब ये G20 में गए थे
तब भी मोदी जी ने इनको ज़्यादा खाना नहीं खाने दिया था, कहा था 1-2 लड्डू कम ही खाएँ। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि नाराज़ हो गए, फिर इनका जहाज़ भी मैंने सुना टायर पंचर कर दिया मोदी खराब जी ने। हो गया था हमारा। हाँ जी, अब पता नहीं, हो सकता है मोदी जी ने टायर, अभी इन्होंने ये नहीं कहा ना कि ये भी कह सकते थे कि जी मैं तो गया था G20 में, तो मोदी जी ने मेरे जहाज़ के टायर निकाल के भेज दिए। तो ये भी कह सकते थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब शिकायत हो तो बात कहीं तक चली जाती है ना, तो हो सकता है। एनीवे बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी देखना ये है कि ये जो इतना बड़ा गैप आया है, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के सामने एक-दूसरे के डिप्लोमैट्स को एक्सपेल करना, ये मेरा ख़्याल हुँ, एक एक्सट्रीम स्टेप होता है किसी भी कंट्री के लिए। यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जिस तरह आरज़ू कह रही है कि जंगें हुई हैं, लेकिन डिप्लोमैट्स होते हैं यहाँ पर। इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में डिप्लोमैट्स होते हैं, और न्यू दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन में डिप्लोमैट्स होते हैं। बेशक जो जैसे भी हालात होते हैं, लेकिन लोग होते हैं। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि किस लेवल का आपस में एक डिप्लोमेटिक वॉर शुरू है। अब आगे कहाँ तक जाती है ये चीज़, क्योंकि फ़िलहाल तो जो हालात लग रहे हैं, पता नहीं, मैं मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ख़त्म होने की शायद कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। जो स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट्स आ रही है, बागची साहब भी दे रहे हैं, फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया के स्पोक्स पर्सन हैं, और जस्टिन ट्रूडो साहब ने भी अपनी तोपों का रुख जो है वो न्यू दिल्ली की तरफ किया हुआ है। और जो एक लास्ट शॉर्ट कमेंट्स आपसे चाहूँगा, एमबीएस ने न्यूक्लियर वेपन्स की बात की है। कहाँ से लेंगे? अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान, या कहाँ से मिल सकते हैं? या हिंदुस्तान? नहीं, मेरा ख़्याल है हिंदुस्तान तो नहीं देगा, हम ही लेके बैठे हैं, और वो छोटे वाले पाव-पाव के बम जो हैं, वो तो हमने शायद बनाए हैं बेचने के लिए। तो हो सकता है हमसे बात करें तो हम पूरा का पूरा लिफ़ाफ़े अपना में डाल कर देंगे। हम अपना पूरा टोकरा तो नहीं दे देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमने भी बचना है, वरना तो भारत हमें खा जाएगा। तो जो हमारे यहाँ बताया जाता है कि इसीलिए हमने बम बनाए। लेकिन हाँ, वो पाव-पाव के बम आजकल वैसे भी शेख साहब जो हैं वो कहीं गायब हैं, उनको एजेंसी वाले उठा कर ले गए। लेकिन ये है कि बिल्कुल। वो पाव-पाव के हो सकता है दे दिए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक़्त जो हालत है उसके लिए कई लोग बात कर रहे हैं, और उनका कहना यही है, कई एक्सपर्ट्स मैंने सुना हिंदुस्तान से कई लोग वो यही कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो उसकी हालत ये हो गई कि अब वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स बेचे, शायद अपने वो डॉलर लेने के लिए और कंट्री को चलाने के लिए। लेकिन बात सारी ये है कि हो सकता है पाव-पाव के 2-4 तो बेच दें, लेकिन मेरे ख्याल है इतने भी बेवकूफ़ या इतने भी खाली दिमाग लोग यहाँ नहीं बैठे हुए कि वो पूरा का पूरा टोकरा उठा के दे देंगे। इसलिए कि उसी के हुँ, सहारे तो खा रहे हैं, उसी के सहारे तो बताते हैं कि जी हमारी कोई इम्पोर्टेंस है। तो ये है, लेकिन हुँ। बहरहाल और दूसरी चीज़ एक लास्ट में ज़रूर कहूँगी कि ये भी सुना गया है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं या वेपन्स हैं, उसके ऊपर अमेरिका का भी होल्ड है, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम अमेरिका की परमिशन के बगैर जो है वो सऊदी अरब को या किसी को दे दें। बाकी तो ये आप जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब, ये शिया सुन्नी झगड़ा जो है, ये जब से बिल्कुल, इस्लाम आया आइडियोलॉजी है का, तब से चल आइडियोलॉजी रहा का। है, और मेरा ख्याल है हमेशा चलता रहेगा। ये जहालत जो है ये नहीं बिल्कुल। जानी हमारे अंदर से। एब्सोल्युटली राइट। और ये आइडियोलॉजी की जंग अनफॉर्चुनेटली ये ईरान और सऊदी अरेबिया के अंदर डायरेक्ट तो होती होगी, लेकिन इसका असर पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिलता है, वो गिलगित बाल्टिस्तान में हो, वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके पर चिनार और औरंगज़ेब वगैरह, वहाँ पे भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। एक तरफ ईरान जिसे कहते हैं सेंट्रिक पावर्स हैं, और एक तरफ सऊदी अरेबिया सेंट्रिक पावर्स हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसका नुकसान, हालाँकि खैबर पख्तूनख्वा से भी ईरान काफ़ी दूर है, और यकीनन सऊदी अरेबिया का तो डायरेक्टली हमारे साथ बॉर्डर भी नहीं लगता, लेकिन जीबी से भी बहुत दूर है, दोनों कंट्रीज़। बट अनफॉर्चुनेटली उसके असरात जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। देखते हैं पाव-पाव वाले बम या आधा-आधा किलो वाले बम हम देते हैं, अमेरिका हमें अलाउ करता है या नहीं करता। ये आइंदा वक़्त ही बताएगा। आरज़ू, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर।